बहुत समय पहले आर्यावर्त के बीचों बीच एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था स्वर्णपुर। स्वर्णपुर का राजा था राजा धर्मवीर चौहान और रानी थी रानी सुलोचना देवी। भगवान ने उन्हें 3 सुंदर बेटियां दी थीं। महाराज, हमारी तीन बेटियां हैं। भगवान ने हमें कोई पुत्र नहीं दिया, परंतु 3 बेटियां दी हैं। लेकिन मुझे एक बात हमेशा परेशान करती रहती है। वो क्या महारानी? महाराज, हमारे बुढ़ापे में क्या हमारी बेटियां हमारा साथ दे पाएंगी? वह तो हमें छोड़कर अपने ससुराल चली जाएंगी। फिर हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा? भगवान ने कुछ सोचकर ही हमें इतनी बेटियां दी हैं। तुम फिक्र मत करो, ऊपर वाले ने जरूर हमारे बारे में कुछ पहले से ही सोच रखा होगा। हाँ, वैसे भी हमारी तीनों बेटियां हमसे बहुत प्यार करती हैं। देखिएगा, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। नहीं महाराज, वे हमारा साथ अवश्य देंगी। ठीक है, फिर आज ही मैं उनकी परीक्षा लेकर देखता हूँ कि सच में क्या वो हमें चाहती भी है कि नहीं, और मैं उन सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण हूँ। परीक्षा? कैसी परीक्षा महाराज? रानी, बस तुम देखती जाओ। राजा ने सेवक को बुलाया। सेवक, जाओ, जाकर हमारी तीनों बेटियों को बुलाकर लाओ। जी महाराज, अभी संदेशा भेजता हूँ। सेवक जाता है और राजकुमारियों को बुला लाता है। कुछ ही देर में तीनों राजकुमारियां राजा रानी के कक्ष में आ खड़ी हुईं। सभी सुंदर वस्त्र पहने और आंखों में पिता के लिए सम्मान था। पिताजी, आपने हमें बुलाया? हाँ, मुझे तुम सभी से कुछ पूछना है। जी पिताजी, आपको क्या पूछना है? मैं एक एक करके सबसे प्रश्न पूछूंगा और उस प्रश्न का उत्तर तुम लोग सच सच दोगी। जी पिताजी, हम सभी को मंजूर है। राजा पहले अपनी बड़ी बेटी से प्रश्न पूछता है। नंदिनी, तुम बताओ, इस महल में तुम किसके भाग्य का खाती हो? पिताजी, बस इतनी सी बात, मैं तो आपके भाग्य का ही खाती हूँ। राजा बड़ी बेटी का उत्तर सुनकर बहुत खुश होता है। देविका, अब तुम बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो? मैं भी आपके भाग्य का खाती हूँ। आप हमारे पिता हैं, राजा हैं, इसलिए जो हमें मिलता है वो आपके भाग्य से मिलता है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अब अंत में राजा अपनी सबसे छोटी बेटी से पूछता है। अब तुम्हारी बारी है तारा, तुम बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो? पिताजी, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। तारा की बातें सुनकर राजा आग बबूला हो जाता है। अच्छा, तो तू अपने भाग्य का खाती है? जी पिताजी, मैं तो अपने भाग्य का ही खाती हूँ। क्या कहा? तू मेरे महल में रहती है, मेरा अन्न खाती है और कहती है कि तू अपने भाग्य का खाती है? हाँ पिताजी, जो मेरे भाग्य में लिखा है वही मुझे मिलता है। अगर यह सब मेरे भाग्य में नहीं होता तो मुझे यह महल, यह भोजन, यह सुख भी नहीं मिलता। यानी मुझे जो भी मिल रहा है वो मेरे भाग्य के कारण ही मिल रहा है। अच्छा, मैं भी देखता हूँ कितना मिलता है तेरे भाग्य में। बेटियों, जाओ, तुम सभी अपने कक्ष में जाओ। तीनों राजकुमारियां कक्ष में चली जाती हैं। जी, आप ज्यादा क्रोधित क्यों हो रहे हैं? महारानी, देखा ना तुमने, उसने क्या कहा? वो मेरे महल में रह रही है, मेरा खा रही है और कह रही है अपने भाग्य का खाती हूँ। मैं भी देखता हूँ कितना सुनहरा भाग्य है इसका। समय बीतता गया। राजा धर्मवीर चौहान ने अपनी 2 बड़ी बेटियों के विवाह बड़े बड़े राजघरानों में कर दिए। महाराज, हमारी दोनों बेटियां अच्छे घरों में ब्याह गई हैं
अब केवल तारा बची है। आप उसके लिए भी कोई सुंदर राजकुमार ढूंढिए। हाँ हाँ महारानी, तुम फिक्र मत करो। देखना, मैं तारा के लिए ऐसा राजकुमार ढूंढूंगा जिसे खुद ही तारा देखती रह जाएगी और अपने भाग्य पर गर्व महसूस करेगी वो। राजा धर्मवीर तारा की बात अब तक नहीं भूला था। उसके शब्द उसे हर रात चुभते थे। पिताजी, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। मैं तेरे लिए ऐसा पति ढूंढूंगा कि तेरा भाग्य भी रो पड़े। तब तू समझेगी कि पिता के भाग्य से ही सब मिलता है तुझे। फिर राजा अपने कक्ष में जाता है और सो जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। राजा रात भर करवटें बदलता है और अपनी छोटी बेटी के विवाह के बारे में सोचता है। सोचते सोचते ही सुबह हो जाती है। महाराज, उठ जाइए, सुबह हो गई। आज इतनी देर तक सो रहे हैं आप? क्या सुबह हो गई? मुझे पता भी नहीं चला। राजा उठता है और अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें बड़ी जोर की प्यास लगती है। बड़ी जोर की प्यास लग रही है। आसपास कोई नदी तालाब भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या करूं? थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ, शायद कोई नदी कूप मिल जाए। राजा आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नदी कूप नहीं दिखाई देते। हाय, गला सूखा जा रहा है और कहीं पानी भी नहीं दिखाई दे रहा है। राजा थोड़ी दूर और चलता है, तभी उसे एक झोपड़ी दिखती है। ये झोपड़ी किसकी है? चलो इसी झोपड़ी में जाकर मदद मांगता हूँ, शायद यहाँ पानी मिल जाए। राजा झोपड़ी के पास पहुंचा। एक वृद्ध बाहर निकला। कौन है? कौन हो तुम? काका, मैं शिकार के लिए जा रहा था, परंतु मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी। रास्ते में काफ़ी जगह देखा, लेकिन मुझे कहीं नदी कूप दिखाई नहीं दिए। फिर आपकी झोपड़ी दिख गई, तो सोचा यहाँ न पानी मिल जाए। क्या बताऊं बेटा, गर्मी ज्यादा होने से सभी नदी और कुएं सूखे पड़े हैं। जो थोड़े बहुत बचे हैं बेटा, वो ऊपर पहाड़ की तरफ हैं। मैं वहीं से पानी लाता हूँ बेटा। खैर, आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें पानी देता हूँ। राजा अंदर गया। झोपड़ी में एक युवक खाट पर पड़ा था। उसका पूरा शरीर काला पड़ा था और आंखें पत्थर जैसी, और वो बार बार कराह रहा था। काका, ये कौन है और इसे क्या हुआ? यह मेरा बेटा रुद्रांश है। बेटा, इसे काफी समय से न जाने कौन सी बीमारी है। बहुत इलाज करवाया, पर इसे आज तक कोई आराम नहीं लगा। ना जाने मेरा बेटा कब ठीक होगा। मुझे तो इसकी बहुत चिंता होती है। ना जाने मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। इससे कोई ब्याह करेगा भी कि नहीं। राजा मन में सोचता है, क्यों ना मैं अपनी छोटी बेटी की शादी इससे करा दूं। वैसे भी मेरी छोटी बेटी को अपने भाग्य पर बहुत घमंड है। हाँ, मुझे यही करना होगा। मैं भी तो देखूं आखिर किस भाग्य पर वो इतना इतराती है। ये लो बेटा, पानी पी लो। नहीं, अगर मैंने इस बूढ़े का छुआ पानी पी लिया तो कहीं मुझे भी कोई बीमारी ना हो जाए। क्या हुआ बेटा, पानी लो ना। नहीं, अब मेरी प्यास बुझ गई है। अब मुझे कोई प्यास नहीं लगी। ठीक है बेटा। ठीक है चच्चा, मैं चलता हूँ। राजा अपने महल पहुंचता है और रानी से कहता है, रानी, तुम्हें तारा की ब्याह की बहुत चिंता थी ना? जी महाराज, हमारी दोनों बेटियां तो ब्याह गई हैं। एक हमारी छोटी बेटी तारा ही बची है।
अब तुम उसकी भी चिंता छोड़ दो, मैंने उसके लिए लड़का ढूंढ लिया है। सच में महाराज, कैसा है वो राजकुमार? जरा हमें भी बताइए। हाँ हाँ जरूर बताएंगे। एक काम करना, तारा को कल सजा धजा कर तैयार रखना, हम कल ही उसका ब्याह कराएंगे। परंतु लड़का है कौन महाराज? हमारे राज्य से 10 कोस आगे ही रहता है। तुम अभी सो जाओ, रात बहुत हो गई है, कल सुबह शादी की तैयारियां भी तो करनी है। रानी उठो रानी, आज हमारी बेटी का ब्याह है। जी महाराज। जाओ रानी, तारा को तैयार कर लो। परंतु महाराज, ये कैसा ब्याह है? ना कोई नाते रिश्तेदार, ना कोई मुहूर्त। तुमसे जितना कहा है तुम उतना ही करो। रानी तारा के कक्ष में जाती है और उसे तैयार कर लाती है। महाराज, तारा तैयार है। ठीक है, फिर चलो। बिना किसी भव्य समारोह के राजा तारा और रानी को जंगल की उसी झोपड़ी में ले गया। काका कहाँ हो आप? अरे आप आज फिर यहाँ? आपको प्यास लगी है क्या? आइए अंदर आइए। सभी झोपड़ी के अंदर जाते हैं। महाराज, आप हमें ये कहाँ ले आए हैं? और ये लड़का कौन है? देखो तो इसको, इसका शरीर कैसा है और ये कितना बीमार है। महाराज, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? फिर आप यहाँ मेरी इस कुटिया में, आपको मुझसे कोई काम है? महाराज तो कहिए। मैं अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे बेटे से कराना चाहता हूँ। ये बात सुनकर रानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला आपकी बेटी मेरे बेटे से ब्याह क्यों करेगी? मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। और उसी समय एक साधारण रस्म में तारा और रुद्रांश का विवाह कर दिया गया। महाराज, आपने ये क्या किया? मेरी बेटी को एक ऐसे लड़के से ब्याह दिया जो इतना बीमार है, जो हर वक्त खाट पर पड़ा रहता है। मेरी बेटी के भाग्य में क्या यही लिखा था? क्या मेरी बेटी का भाग्य इतना बुरा है? हाँ, अब तो तुम्हारी बेटी को समझ आ ही गया होगा कि उसके भाग्य में क्या है। जी पिताजी, जो मेरे भाग्य में होगा मुझे वही मिलेगा। अगर मेरे भाग्य में ऐसा पति था तो यही मेरा भाग्य है, इसमें मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। रानी चलो यहाँ से, अब हमारी बेटी इस घर में ब्याह चुकी है, अब यही इसका घर है और यही इसका भाग्य भी। रानी राजा की बात सुनकर बहुत रोती है। राजा रानी को लेकर वहां से चला जाता है। बाबूजी, अब मैं इस घर की बहू हूँ और यह मेरे पति, इनकी और आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। बताइए, भोजन में क्या बना दूं? कैसी बातें कर रही है बेटी? मुझे नहीं पता तेरे पिता ने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं किसी भी चीज के लिए तुझे जबरदस्ती नहीं करूँगा। अगर तू यहाँ से जाना भी चाहती है तो जा सकती है बेटी। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मेरा ब्याह हुआ है इनसे और अब से ये मेरे पति हैं। मैं इन्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। बेटी, तू सच में बहुत अच्छी है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। अब समझ आएगा उसे, बहुत कहती थी ना मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। कैसे पिता हैं आप? कोई अपने बच्चे को ऐसी जगह ब्याहता है भला?
वो लड़का कितनी बुरी बीमारी से पीड़ित है और आपने मेरी बेटी को उसी के साथ ब्याह दिया। रानी बहुत रोती है। राजा मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। सुनिए जी, उठिए, भोजन कर लीजिए। पिताजी, आप भी भोजन कर लीजिए। हाँ बेटी, ला। जैसे ही रुद्रांश खाना खाता है उसे उल्टी हो जाती है और उल्टी के साथ कीड़ा और बिच्छू भी निकल आते हैं। पिताजी, ये देखिए, इनके पेट से ये कीड़े और बिच्छू निकल रहे हैं। हाँ बेटी, मुझे इसकी बीमारी समझ ही नहीं आती। ना जाने क्या बीमारी है इसे। अक्सर इसके पेट से 1-2 कीड़े और बिच्छू निकलते ही रहते हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। ना जाने मेरा बेटा ठीक होगा भी कि नहीं। भगवान पर विश्वास रखिए पिताजी, सब सही हो जाएगा। हाँ बेटी, बस ऊपर वाले का सहारा है। चल बेटी, मैं जंगल जाकर कुछ लकड़ियाँ ले आता हूँ, क्योंकि लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। आप फिक्र मत करिए, मैं जंगल जाकर लकड़ियां ले आती हूँ। नहीं बेटी, तू कुटिया में ही रह। तेरा जंगल जाना ठीक नहीं। नहीं, मैं ले आऊंगी। अब मैं इस घर की बहू हूँ। ठीक है बेटी, जा, पर जल्दी ही आ जाना। ठीक है पिताजी। तारा लकड़ी लेने जंगल की ओर निकल पड़ती है। जब तारा लकड़ियां काट रही होती है तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये किसकी आवाज है? लगता है कोई किसी परेशानी में है। मुझे जाकर देखना चाहिए। तारा जाकर देखती है, वहां एक बूढ़ा आदमी जाल में फंसा हुआ था। अरे, आप यहाँ कैसे फंस गए? तारा उस बूढ़े आदमी को जाल से बाहर निकालती है। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। अगर तू मुझे इस जाल से नहीं निकालती तो ना जाने आज मेरा क्या होता। पर आप इस घने जंगल में क्या कर रहे थे? मैं तो बेटी लकड़ी काटने आया था। पर तुम कौन हो? तुम तो देखने में बड़ी सुंदर और सुशील लगती हो। लगता है किसी राजमहल की रानी की तरह हो। तुम यहाँ कैसे? मैंने तो आज तक तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। जी काका, आपने सही पहचाना। मैं इस राज्य के राजा की छोटी बेटी राजकुमारी तारा हूँ। पर बेटी, तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? लकड़ी लेने आई थी काका। लकड़ी लेने? पर तू किसके लिए लकड़ी लेने आई थी बेटी? और तुझे क्या जरूरत है लकड़ी लेने की? तेरे महल में तो खुद इतने सारे नौकर हैं। काका, अब मैं महल में नहीं रहती। मेरे पिताजी ने मेरा ब्याह यही पास में कराया है। अच्छा, फिर तो तेरा राजकुमार बहुत ही सुंदर होगा। तू तो इतनी खूबसूरत है। नहीं काका, मेरा ब्याह किसी सुंदर राजकुमार से नहीं हुआ है। मेरा ब्याह तो एक ऐसे लड़की से हुआ है जो बीमार है और जिसके पेट में कीड़े और बिच्छू भरे हुए हैं। यह क्या कह रही है तू बेटी? काका, मैं सच कह रही हूँ। पर तेरे पिता ने ऐसा क्यों किया? तारा उस बूढ़े आदमी को सब कुछ बताती है। तू फिक्र मत कर बेटी। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है जिससे तेरा पति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। फिर आप मुझे जल्दी से उस उपाय के बारे में बताइए। एक गिलास मट्ठा लेकर उसमें कुछ दाने जीरा, कुछ दाने राई और कुछ दाने मेथी के लेना
और उसे अच्छी तरह पीस लेना और अपने पति को पिला देना। कुछ देर में उसके पेट में जो भी बिच्छू कीड़े मकोड़े होंगे सब उल्टी के जरिए बाहर निकल आएंगे बेटी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। आज मैं ऐसा ही करूंगी। जैसा बूढ़े आदमी ने बताया था तारा वैसा ही करती है। खट्टे मट्ठे में जीरा, मेथी और राई के दाने का मसाला मिलाकर अपने पति को पिला देती है, जिससे उसके पेट के सारे विकार, कीड़े, बिच्छू बाहर निकल जाते हैं और उस वृद्ध का बेटा एक बहुत ही सुंदर नौजवान बन गया, जैसे कि वो एक राजकुमार हो, और कुटिया भी एक बहुत बड़ा मकान बन जाती है। वृद्ध का भी पहनावा किसी साहूकार से कम नहीं लग रहा था। बेटा, मेरा बेटा, तू स्वस्थ हो गया, मेरा रुद्रांश। फिर वो वृद्ध अपने बेटे से गले लगकर बहुत रोता है। मैं स्वस्थ हो गया। मेरा श्राप खत्म हो गया। मैं सही हो गया पिताजी, मैं बिल्कुल सही हो गया। हाँ बेटा, और यह सब हुआ है सिर्फ राजकुमारी तारा के कारण। आज मेरा बेटा अगर ठीक हो पाया है तो वो सिर्फ तारा की वजह से। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। तारा, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। आज से मैं श्राप से हमेशा के लिए मुक्त हो गया हूं। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है जी। यह तो मेरा फर्ज था। आप मेरे पति हैं और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को देखूं। परंतु मुझे एक बात समझ नहीं आई। क्या तारा? पूछो। आप किस श्राप की बात कर रहे हैं और यह सब कैसे अचानक बदल गया? आपको मट्ठा पिलाते ही आप स्वस्थ हो गए और हमारी छोटी सी कुटिया भी बड़ा मकान बन गई। आप इतने सुंदर राजकुमार की तरह बन गए। पिताजी भी किसी साहूकार से कम नहीं लग रहे। यह चमत्कार कैसा है जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटी, मेरे बेटे को श्राप था, इसी वजह से उसकी हालत ऐसी थी। पर आपने तो मुझे श्राप के बारे में कुछ भी नहीं बताया। बेटी, अगर हम तुझे श्राप के बारे में बता देते तो शायद मेरा बेटा कभी स्वस्थ नहीं हो पाता। इसलिए तुझसे मैंने यह सब छिपाया। पर यह श्राप दिया किसने था और क्यों? मैं बताता हूँ। यहाँ से कोसों दूर एक राज्य है जिसका नाम है मकाऊपुर। मेरे पिताजी इस राज्य के प्रसिद्ध साहूकार हैं। हाँ बेटी, मेरा बेटा सच कह रहा है। ये पहले ऐसा नहीं था। इसकी ये हालत एक औरत की वजह से हुई है। औरत? एक बार की बात है, मैं जंगल के सैर के लिए निकला था और एक जगह पहुंचा। गर्मी के दिन थे, चारों तरफ तपन थी, सारे नदी तालाब सूख गए थे और मुझे बहुत जोरों की प्यास लग रही थी। तभी मुझे एक औरत दिखी और वह मुझे अपने साथ पहाड़ों पे ले गई, ये कह कि उसका घर वहाँ पे है। मुझे भी बड़े जोरों की प्यास लग रही थी, तो मैंने भी उसके पीछे पीछे उसकी कुटिया में पहुँच गया। लेकिन जैसे ही मैं उसकी कुटिया के पास गया तो वहाँ देखा कि एक तपस्वी साधना कर रहे हैं। उस औरत से पूछने पर उसने कहा कि ये बड़े जाने माने तपस्वी हैं। अगर उनको अपने हाथ से भोजन खिलाओ तो बहुत पुण्य मिलता है। तुम्हें भी अगर पुण्य चाहिए तो आओ, मैं तुम्हें एक भोजन का पात्र देती हूँ, तुम उन्हें जाकर दे देना, लेकिन पहले पानी पी लो। फिर क्या हुआ जी? मैंने पानी पी लिया और भोजन का पात्र उस तपस्वी को दे दिया। जैसे ही तपस्वी ने भोजन खाया, उसमें से एक मरा हुआ कीड़ा और एक बिच्छू था, जिसे देखकर तपस्वी क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया और ये भी कहा कि मेरा पेट बहुत सारे कीड़ों और बिच्छुओं से भर जाएगा और मैं इतना बीमार हो जाऊंगा कि ठीक से चल भी नहीं पाऊंगा और मेरा शरीर बिल्कुल काला हो जाएगा। परंतु उस औरत ने ऐसा क्यों किया? आपने उन तपस्वी को
सारी बातें क्यों नहीं बताई? हाँ तारा, मैंने तपस्वी को सारी बात बताई थी। तब मुझे पता चला कि वह औरत एक मायावी है जो उस तपस्वी की तपस्या को भंग करना चाहती थी। हाँ बेटी, उस श्राप ने मेरे बेटे की यह हालत कर दी। लेकिन बाद में जब उन तपस्वी को सारी हकीकत पता चली तो उन्होंने कहा वो अब इस श्राप से मुक्ति तो नहीं दे सकते, पर हाँ, एक दिन एक सुंदर राजकुमारी तुम्हारी जिंदगी में आएगी और वही तुम्हें ठीक करेगी। लेकिन कभी उसे इस बात का दबाव मत डालना कि वो तुम्हारे बेटे से ब्याह करे। इसलिए मैंने तुम्हारी इच्छा जानी और उसके बाद ही तुम्हें यहाँ रोका बेटी। तारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रो मत बेटी, तुझे पता है जब तेरे पिता ने तुझे एक बीमार के साथ ब्याहा तो तूने यही सोचकर ये तेरा भाग्य है, किसी को कुछ नहीं कहा। पर आज यह तेरे खुशी के आंसू हैं। अब हम खुशी खुशी रहेंगे, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं बेटी। तारा के भाग्य में जो था वो उसे मिल चुका था, लेकिन दूसरी तरफ तारा के पिता के भी भाग्य बदल रहे थे। राजा का राज्यपाठ छिन जाता है, जिससे राजा बहुत गरीब हो जाता है। अब हम कहाँ जाएंगे जी? अब हमारे हालात बहुत बुरे हो गए हैं। हम तो अब दाने दाने के मोहताज हो रहे हैं। रानी, एक काम करते हैं, हम अपनी बेटियों के पास चलते हैं, वो हमारा साथ ऐसे समय में अवश्य देंगी। राजा और रानी अपनी बड़ी बेटी के पास मदद मांगने पहुंचते हैं। कुछ देर में राजा की बड़ी बेटी राजा जी के पास आती है। माँ, पिताजी, आप दोनों की ये क्या हालत हो गई है? राजा सारी बात अपनी बेटी को बताता है। ठीक है पिताजी, आप यहीं रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पिताजी, लोग मेरे पीठ पीछे बातें करते हैं, मुझे ताने देते हैं कि कैसे माँ बाप हैं, बेटी के ससुराल में पड़े हैं। पिताजी, माँ, आप दोनों यहाँ से चले जाइए। वैसे भी जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वो भोगना ही पड़ेगा। ठीक है बेटी, हम यहाँ से चले जाएंगे। राजा रानी अपनी दूसरी बेटी के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें सब तरफ से निराशा ही मिलती है। कोई भी उन्हें अपने पास रखने को तैयार नहीं होती। अब कहाँ जाएंगे जी? अब हमारे पास कोई भी सहारा नहीं है। हमारी बेटियों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है। बस अब एक और बेटी बची है, हमारी तारा। क्यों ना हम उसके पास चले जाएं? ये क्या कह रही हो रानी तुम? तारा जिस घर में ब्याही है वो घर तो बहुत गरीब है और उसका पति भी किसी बीमारी से बहुत पीड़ित है। भगवान, अब हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, अब हमें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। राजा और रानी दोनों एक जंगल के बीचों बीच एक कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। राजा जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बेच आता। जो भी उसे पैसे मिलते उसके घर चलाता। राजा लकड़ी बेचने निकल पड़ता है। लकड़ी बेचते बेचते वो एक बहुत बड़े मकान के पास आता है। लकड़ी ले लो, लकड़ी, लकड़ी ले लो, लकड़ी। हमारी राजकुमारी को लकड़ियां चाहिए। कितनी लकड़ियां दे दूं भाई? एक बंडल लकड़ी रख दो। ठीक है भाई। राजा एक बंडल लकड़ी रखकर चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। अब राजा रोज रोज उस महल में लकड़ी देने आता और राजकुमारी लकड़ी ले भी लेती थी। मुझे एक बात समझ नहीं आई भाई। वो क्या? मैं जब भी यहाँ से लकड़ियाँ लेकर निकलता हूँ तुम मुझे रोककर एक बंडल लकड़ियाँ खरीद लेते हो। आखिर एक दिन में इतनी लकड़ियों का होता क्या है? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी राजकुमारी बहुत दयालु हैं और हमारे साहूकार जी भी। एक दिन मेरे मुंह से निकल गया कि बेचारा बूढ़ा आदमी कितनी कितनी सारी लकड़ियां सर पे रख के बेचता है, तो उन्हें दया आ गई और उन्होंने कहा कि आप उनसे रोज लकड़ियां खरीद लिया करो। रानी जी, इतनी सारी लकड़ियों का हम क्या करेंगे? वो लकड़ियां आप उन्हें दे दो जो असहाय हैं
और जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं और जो कुछ काम नहीं कर पाते, उनकी उससे मदद हो जाएगी। वाकई तुम्हारी राजकुमारी तो बहुत दयालु है। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। अरे सुनो, तुम्हें हमारी राजकुमारी से मिलने को बोला है। जी जी राजकुमारी, कहिए क्या काम है आपको मुझसे? पिताजी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपकी छोटी बेटी तारा हूँ। क्या बेटी तू? और तू तो उस कुटिया में थी ना? जी पिताजी, मैं उसी कुटिया में थी, लेकिन आज मैं इस महल में हूँ। प्रणाम पिताजी। बेटे तुम कौन हो? पिताजी, यह वही बीमारी से पीड़ित आदमी है जिनसे आपने मेरा ब्याह कराया था। राजा ये सब देखकर चौंक जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी तारा उसे सारा सच बताती है। राजा अपनी बेटी से सारी बातें सुनकर बहुत लज्जित महसूस करता है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। तूने सही कहा था, सब अपने भाग का ही खाते हैं, कोई किसी के भाग का नहीं खाता। मैं उस समय अपने अहंकार में सब कुछ भूल गया था, लेकिन जिसके भाग्य में जो होता है उसे वो मिलकर ही रहता है। आज देख मेरी क्या स्थिति है। राजा बहुत रोता है और अपनी बेटी से माफी मांगता है। पिताजी, जो हुआ उसे भूल जाइए। अब आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना। माँ कहाँ है, बताइए। हाँ पिताजी बताइए, मैं अभी सैनिकों को भेजकर उन्हें यहीं बुलवा लेता हूँ। हम सभी साथ साथ और खुशी खुशी जीवन यापन करेंगे। तुम्हारी माँ यहाँ से 5 कोस दूर एक नदी के किनारे कुटिया बनी हुई है, वहीं है। सैनिक कुटिया के पास जाते हैं और रानी को ले आते हैं। माँ, कैसी हैं आप? रानी अपनी बेटी को देखकर खूब रोती है। माँ, रोइए मत। अब जितने दिन दुख में बीतने थे बीत गए। अब खुश रहिए और हमें आप दोनों की सेवा करने का मौका दीजिए। राजा और रानी अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।